देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्लास इंटरवल के बारे में। मैंने बता दिया था लोअर लिमिट से शुरू होगा, अपर लिमिट पे ख़त्म होगा। जो छोटी वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग में होगी, जो बड़ी वैल्यू है वो बाद में होगी। उन दोनों के गैप को, डिफरेंस को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को क्लास साइज या क्लास हाइट कहेंगे, जो हमेशा पॉजिटिव आएगा या बहुत कम आएगा तो ज़ीरो आएगा। उसके बाद मैंने यही पढ़ा दिया था कि दोनों का जो एवरेज होगा, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2 या मीडियन जो होगा, उसे हम लोग क्लास मार्क कहेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसमें मैंने कहा था लोअर लिमिट इंक्लूड किया जाएगा, अपर लिमिट एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी उससे पहले तक लेना है। फिर मैंने ये कहा क्लास इंटरवल में 2-3 बातें हैं, उसको अभी हम रहने दे रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, बाद में आएंगे इसके बाद तब बात करेंगे उसकी दोबारा से क्लास इंटरवल में, जो छोटा हुआ टॉपिक है 2-3। अगला टर्म था जो कल जाते जाते बताया होल नंबर के बारे में। होल नंबर वैसे तो आपको पता ही है कि डेसिमल में नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता, निगेटिव नहीं होता, ज़ीरो से शुरू होता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है एक एक के गैप पर, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो होल नंबर का एक्चुअली अरेंजमेंट पढ़ना है। होल नंबर के अरेंजमेंट 2 तरह के होते हैं। एक अरेंजमेंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ होल नंबर, जिसको मैंने डाटा भी लिख दिया। नंबरों का अरेंजमेंट है फ्रीक्वेंसी। अब सवाल ये उठा कि फ्रीक्वेंसी जिसे मैं अक्सर रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल f से, ये क्या है? तो आप समझिएगा, अगर कोई रिपीट कर गया है, अगर कोई नंबर रिपीट कर गया तो वो फ्रीक्वेंसी है। कोई नंबर जनरली मिसिंग है तो वो, या फिर नंबर आपका दिया हुआ है इर्रेगुलर पैटर्न में, यानी अरेंज नहीं है। इर्रेगुलर का मतलब हो गया अनअरेंज्ड। अगर नंबर अनअरेंज्ड है, अनअरेंज्ड से मुराद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है एक साथ। अगर नंबर इंक्रीज डिक्रीज दोनों है तो फिर रेगुलर कहाँ है भाई? फिर तो इर्रेगुलर है, फिर तो इर्रेगुलर है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है जिससे हम पहचानते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए ये कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं 5 7 6 9 10। आप अगर ऊपर से नीचे आए तो आपको ये नंबर जो मिल रहा है ये किस ऑर्डर में है? कहिएगा इर्रेगुलर पैटर्न में है, अनअरेंज है। कैसे पता चला? जब आप पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ आए तो आपको लगा कि ये इंक्रीज कर रहा है 5 से 7, फिर 7 से 6 पर आए तो मालूम हुआ डिक्रीज। ये फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है। फिर हालांकि इंक्रीज किया है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज अगर शुरू में ही हो गया तो वो इर्रेगुलर है, अनअरेंज है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल 10 12 15 18 18। ये क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चला? रिपीटिंग से, नंबर रिपीट कर गया। वरना अगर नंबर रिपीट ना करता तो ऐसा लग रहा था कि ये तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, ओनली इंक्रीज, ओनली इंक्रीज। मगर लास्ट में पता चला रिपीट करने की वजह से ये फ्रीक्वेंसी है। उसी तरीके से कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए 20
20, 10, 8, 8, 11। यार रिपीट होने की वजह से भी, इंक्रीज डिक्रीज की वजह से भी, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज, फिर लास्ट में इंक्रीज, ये सब फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, सब फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल हैं। लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 5, 7 मिसिंग टर्म x, फिर यहाँ दिया 11, फिर यहाँ दिया 12, फिर यहाँ दिया 9। एक तो मिसिंग है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी है। दूसरा, इस मिसिंग को अगर हटा कर देखेंगे तो 5, 7, 11, 12 इंक्रीज, 12 के बाद 9 डिक्रीज। तो अगर नंबर इंक्रीजिंग पैटर्न में या डिक्रीजिंग पैटर्न में है तो फ्रीक्वेंसी है भाई। अच्छा, मैंने जो नंबर लिया है याद रखिएगा, बिल्कुल होल नंबर वाला लिया है नंबर, कोई डेसिमल नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी की पहचान है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा, या मिसिंग होगा या रिपीटिंग होगा। अगला है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मैं बच्चे को बोलता हूं कि तुम खाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहचानना सीखो। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तब तो ठीक है, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 100% फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यही दो चीजें देगा वो, या तो फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल F से दिखलाते हैं, उसको स्मॉल f से, इसको कैपिटल F से। इसमें क्या प्रॉपर्टी है भाई? इसमें प्रॉपर्टी जो है वो है नंबर बिल्कुल रेगुलर होंगे। एक ही प्रॉपर्टी है इसकी कि नंबर मस्ट बी रेगुलर। को आप अरेंज भी कह सकते हैं, बिल्कुल अरेंज्ड है, तरतीब में लगाया गया है। और वो तरतीब क्या है, रेगुलर होने की क्या प्रॉपर्टी है, तो आप समझिए आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, शॉर्ट में IO लिख देता हूं, या तो नंबर लगातार इंक्रीज करे या नंबर लगातार डिक्रीज करे। नंबर या तो लगातार इंक्रीज करे या लगातार, दोनों नहीं होना चाहिए। आइदर और का मतलब होता है कोई एक ही काम होगा। जैसे एग्जाम्पल पे समझो, मैंने इस बार लिया 5, 7, 20, 30, 50, मान लो 90। ये नंबर क्या लगातार बढ़ रहे हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई रिपीट नहीं, कोई मिसिंग नहीं। नंबर अगर लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे 100, 85, 84, 81, 21, 7, नंबर लगातार घटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना ज़्यादा आसान है। अगर नंबर लगातार बढ़ रहा है या नंबर लगातार घट रहा है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर नंबर लगातार घट बढ़ नहीं रहा है तो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी, सीधी सी बात। अरे बात यहाँ तक समझ में आ गई? यानी अगर हमारे पास कभी नंबर दिया रहेगा तो क्या हम देखकर बता सकते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है या? चलिए, जब पढ़ रहे हैं तो बाकायदा यहीं पर लिख लेते हैं। मैंने जो क्लास इंटरवल में पार्ट स्किप किया है वो यही है कि अगर आपका, वैसे तो मेन बात यही है, मेन तो यही है, लेकिन कई बार अगर पूछ ले तो आप कहिएगा ये जो क्लास इंटरवल है आपका, ये या तो लेस देन में लिखा रहे, लेस देन फॉर्मेट में, या मोर देन फॉर्मेट में। ये हम पढ़ाया नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे। अगर क्लास इंटरवल आपका लेस देन या मोर देन के फॉर्म में लिखा हुआ है, रेंज के फॉर्म में नहीं है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। क्लास इंटरवल का दो तरीका होता है, एक रेंज के फॉर्म में, एक वर्ड के फॉर्म में। वर्ड के फॉर्म में होगा तो लेस देन होगा या मोर देन होगा। तो अगर लेस देन मोर देन है क्लास इंटरवल तो उसके साथ जो नंबर दिया है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
जब भी कभी क्लास इंटरवल लेस देन फॉर्मेट और मोर देन फॉर्मेट में है तो जो नंबर दिया रहेगा वो हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। यानी क्लास इंटरवल किसी भी फॉर्मेट में हो, लेस देन या मोर देन, और यहाँ जो नंबर गिवन होंगे, ये जो नंबर गिवन होंगे, इन नंबरों को हम लोग कहेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अदरवाइज नंबर देखकर ही आप पहचान लीजिएगा। बाकी किताब में आप उठाकर देखें, जहाँ जहाँ क्लास इंटरवल लेस देन फॉर्मेट में होगा या मोर देन में होगा, उसके साथ जो नंबर दिए हुए होंगे वो या तो इंक्रीज़ कर रहे होंगे या डिक्रीज़ कर रहे होंगे। खैर बाहर कैफ, मैंने कहा है कि ये वाला पार्ट मैंने स्किप किया है, तो जब मैं इस पर आऊँगा तो फिर फर्दर और डिटेल में इनको बताएंगे। फिलहाल नोट्स के तौर पे बस उतार लीजिएगा कि होल नंबर दो टर्म में होते हैं। एक का नाम है फ्रीक्वेंसी, जो इर्रेगुलर पैटर्न है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, रिपीट हो सकता है, मिसिंग हो सकता है। और दूसरी तरफ है हमारा लगातार बढ़ने वाला या लगातार घटने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं बिल्कुल अरेंज्ड डाटा है या रेगुलर डाटा है, उसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि क्लास इंटरवल लेस देन या मोर देन फॉर्मेट में होता है तो जो नंबर गिवन होता है उस नंबर को भी हम लोग कहेंगे कि वो अरेंज डाटा है। वो दिख भी जाएगा अरेंज, लेस देन मोर देन रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेस देन मोर देन पर नंबर बिल्कुल अरेंज दिए रहते हैं, इसीलिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो खैर एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था ग्रुप डाटा में, जो मैंने कहा था 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना है, क्लास इंटरवल, उसके लगे हुए टर्म लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास मार्क और क्लास हाइट समझना है। अब सुनिए, हमारा अगला काम क्या है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी दिया है उससे हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो उससे मतलब हाउ टू कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी इनटू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू, ये सीखना है हमें। तो मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्या सिखा रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, अगर हो सके तो आप यहीं पर लिख लीजिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो प्रकार के, फ्रीक्वेंसी नहीं, होल नंबर कितने में डिवाइड हुआ? दो में। रेगुलर डाटा, इर्रेगुलर डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, रेगुलर डाटा इज कॉल्ड। तो भाई जो रेगुलर चीज है वही दो हिस्सों में बढ़ती है। अगर रेगुलर लगातार बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसा कि ये वाला था, तो इसको कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आया है लेकिन लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरा कहलावेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इर्रेगुलर को थोड़े डिवाइड करोगे, जो रेगुलर होगा उसी को डिवाइड करोगे कि रेगुलर अगर हुआ है तो लगातार बढ़ा है या लगातार घटा है। अगर बढ़ा है तो इंक्रीजिंग बोलना, अगर घटा है तो डिक्रीजिंग बोलना। तो कुल मिलाकर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो प्रकार का, बढ़ने वाला इंक्रीजिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, घटने वाला डिक्रीजिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो खैर हम इस पर आवेंगे, मैंने तो ऐसे ही बस जहन में आया तो लिख दिया, वरना इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल ये है और डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल ये है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो प्रकार के, ऑप्शन से देखकर पता लगा लेंगे। खैर मैं जो अगला पार्ट पढ़ने वाला हूँ वो ये है, ये हमारे पास मान लो फ्रीक्वेंसी दिया है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एरो का मतलब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किस में? कैपिटल एफ में, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सुनिए, छोटे को बड़ा बनाना है। छोटे को कैसे बनाते हैं? या तो मल्टीप्लाई करते हैं या जोड़ते हैं। तो दोनों काम करने के लिए हम कहेंगे क्रॉस एडिंग,
ये है वो मैकेनिज्म जिससे हम फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसलिए हम लोग स्मॉल एफ और कैपिटल एफ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल एफ का मतलब छोटी वैल्यू और कैपिटल एफ का मतलब, अच्छा इस कॉन्सेप्ट से अब एक जहन में बात आई कि सर आप फ्रीक्वेंसी से क्या बनाना चाह रहे हैं, अरे क्या बनाना चाह रहे हैं, और अभी आपने बोला था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो प्रकार का, बढ़े वाला घटे वाला। तो अभी जो बनेगा हमारे पास वो कौन सा बनेगा, तो कहना बढ़े वाला। असल में काम यही ज़्यादा आना है, इंक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग वाला काम नहीं आना है। तो जब भी कभी आप स्मॉल एफ को कैपिटल एफ में बनाएंगे तो वो कैपिटल एफ इंक्रीजिंग वाला होगा, क्योंकि ऐड करते जाना है, ऐड करते जाने पर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बाकी मैं एग्जाम्पल पे समझाता हूँ क्रॉस एडिंग का मतलब क्या है। तो मान लो अपने मन से एक डाटा ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, ये हमारे पास मान लीजिए दिया हुआ है, और इसको हमने फ्रीक्वेंसी इस टेबल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको देख कर बोला है, क्योंकि वो नंबर इंक्रीज डिक्रीज दोनों ऑर्डर में होगा। जैसे पहला नंबर 5, दूसरा 7, तीसरा 6, फिर 10, फिर 20, फिर हमने ऐसे ही लिख दिया 5। भाई नंबर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में है ना, घट बढ़ रहा है ना। अगर नंबर घट बढ़ रहा है तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। किस में बदलेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये याद रखिएगा, जितना नंबर फ्रीक्वेंसी में उतना ही नंबर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसलिए उतने ही बॉक्स बनाएंगे, उतने ही नंबर इसमें एडजस्ट करना है। ऐसा मान के चलेंगे, ये जो हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी का या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इस टेबल के नीचे जहाँ टेबल नहीं है वहाँ वैल्यू 0 होगी, होल नंबर है इसलिए। और इस टेबल के ऊपर जहाँ नंबर नहीं है वहाँ भी उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का, जब ये हमने कहा तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी टेबल के ऊपर का है और टेबल के नीचे का है, बस टेबल के अंदर ही नंबर रखे जाएंगे, टेबल के ऊपर नीचे ऐसा मान के चलना है कि 0 है। अब सुन क्रॉस एडिंग का मतलब, यहाँ हमें लिखना था, जहाँ लिखना है उससे ठीक सामने वाला फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये ऐड होना है। यही हुआ क्रॉस, इस तरह से डायगोनल टाइप का। 5 + 0 प्लस करना है, ऐड, क्रॉस जोड़ना है। 5 + 0 यहां लिखना है, 7 + 5 यहां लिखना है, 6 + 12 यहां लिखना है, 10 + 18 यहां लिखना है, 20 प्लस यहां लिखना है, 5 प्लस क्या समझ में आया? अरे बात समझ में आई ना आई? क्रॉस एडिंग यही होता है, क्रॉस एडिंग। ये ज़्यादा आसान लगता है इसलिए आसान बताया। अब एक बात और सुन, दूसरा तरीका भी है, ऐसी बात थोड़े है, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, ये जैसे हमने ऐड किया, मैं उसको लिख दे रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐड किया, इसको जोड़ा, इसको जोड़कर यहाँ लिख रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ये क्रॉस एडिंग है बेटा, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बात को? यही हमने मैकेनिज्म लिखा है। अगली बात के लिए एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं, दूसरा तरीका। अच्छा ये जो आया, क्या मैंने इसको नाम दे दिया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? गौर से देख, 5, 12, 18, 28, 48, 53, यार लगातार नंबर बढ़ रहा है। ये जो नंबर है ये बिल्कुल अरेंज है, ये नंबर अरेंज नहीं था, घट बढ़ रहा था, बट ये नंबर और अरेंज में भी इंक्रीजिंग है। अगर हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आया क्रॉस एडिंग मेथड से, और उस मेथड से हमने ये सीख लिया
कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ऑब्टेन किया है वो इंक्रीजिंग वाला है, क्योंकि जोड़ जोड़ कर तो आप वैल्यू बढ़ाएंगे ही। अच्छा, एक दूसरा तरीका क्या है, वही बात है लेकिन थोड़ा मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं पड़ता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हुआ फर्स्ट मेथड। इसी का जो सेकंड मेथड, अच्छा ये वाला मेथड यहाँ लगाया है, इसी का जो सेकंड मेथड है वो है समीशन कॉन्सेप्ट। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल का नाम है समीशन। कुछ लोग इसको सिग्मा भी बोलते हैं। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? समीशन। जो इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, समीशन मतलब, समीशन मतलब, अरे समीशन मतलब सम, ऐड करना। ऐड तो छोटा मोटा वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म। असल लफ्ज तो एडिशन था, एडिशन से बना ऐड। ऐड मतलब जोड़ना। वैसे ही सम के माने भी होते हैं जोड़ना, लेकिन सम भी शॉर्ट फॉर्म है। द करेक्ट नेम इज समीशन। जैसे एडिशन से ऐड बना, वैसे समीशन से। और ये है सिंबल, लोग सिग्मा भी बोलते हैं, वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। शायद मुंह से ना बोला जाता होगा समीशन, ना प्रोनाउंस कर पाते होंगे, तो सिग्मा बोल दिया। सिग्मा इज अ बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का नाम है सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़ना नहीं होता है कभी भी। और यहाँ समीशन के माने होते हैं सम, सम के माने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐड या एडिशन। सो द करेक्ट नेम इज समीशन, समीशन कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा मैं सेम एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी ही था और पहला नंबर 5, दूसरा 7, तीसरा 6, 10, 20 और हम इसी के पैरेलल में एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनावेंगे। और जब भी आप सम से बनाइएगा, चाहे क्रॉस एडिंग कीजिए या समीशन कॉन्सेप्ट लगाइए, तो आपको जो मिलेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। भाई लगातार वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग है मिलेगा ऐड करने पर। अब सुन क्या करना है, इस वाले वैल्यू में लिखना है। अरे बोल ना भाई, इस वाले में लिखना है, इस वाले में लिखना है। सीधे आवेंगे यहाँ और इसके ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी है वो सबको जोड़ देंगे। 5 प्लस, अभी सीखते रहा समीशन का मतलब होता सब जोड़ना। यहां लिखना है, इससे ठीक पहले जितना फ्रीक्वेंसी दिखे सब जोड़ दे। 7, 5 ऊपर, अब देखना बेकार, ऊपर तो 0 है। 7, 5 यहां लिखना है 6, 7, 6 13, 13, 5 यहां लिखना है, सबको जोड़ दे। यहां तक तो 18 हो गया था ना, 10। अब कौन बैठ के जोड़ता रहेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि इन सब का सम यहां लिखना है, इन सब के सम में 20 जोड़ दे। यहां लिखना है 5 प्लस 20 प्लस 10 प्लस सब जोड़ दे। एक ही बात, या तो क्रॉस ऐड करके वैल्यू ले आओ, उसके बाद जोड़ दे सामने सामने। यानी ये है कॉन्सेप्ट कि अगर यहां लिखना है तो सिर्फ ये वाला ऐड होगा, यहां लिखना है तो ये दोनों, यहां लिखना है तो तीनों, सारे एफ को जोड़ते चले गए, नाम होता चला गया समीशन। यानी फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को जोड़ते चले जाइए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता चला जाएगा। कई बात समझ में आया? अरे बोल ना रे। अच्छा नहीं आया, अच्छा नहीं आया। इसको हम लिख रहे हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और नीचे लिख रहे हैं हाईएस्ट। क्या लिख रहे हैं? मतलब ये भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ी कहाँ आवेगी? अगर इंक्रीजिंग है तो नीचे आवेगी, और अगर डिक्रीजिंग होता तो ऊपर आती। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर घट रहा होता तो ऊपर आती सबसे बड़ी वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी टेबल में
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी जो होगी, चाहे वो नीचे चाहे ऊपर हो, उसको एक नया सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, नाम है एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन का है सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है यार सारी फ्रीक्वेंसियों को जोड़कर बना होगा? दिस इज समीशन, दिस इज एफ। सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़ दे, सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी हर बार। जितनी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। तो गोया ये जहन में रखिएगा, समीशन एफ ही एन है। सारे फ्रीक्वेंसियों का सम बोलें या सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलें, बात एक ही है, बात एक ही है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अरे आई ना आई? पक्की बात। सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़ते चले जाएंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता चला जाएगा, और ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और यहां से एक निष्कर्ष ये मिलेगा कि आप सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़ो, सबसे हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सारे फ्रीक्वेंसियों को जोड़ो, सबसे हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं समीशन एफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कैपिटल एन। कैपिटल एन, कैपिटल एन कुछ नहीं है, सारी फ्रीक्वेंसियों का सम है या हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगली बात थोड़ी मजेदार है, उल्टा करेंगे। हमें अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उससे हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अभी हमने छोटे f को बड़े f में बदला। अब मान लीजिए बड़ा f आपको दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है छोटे f में, यानी हाउ टू कन्वर्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। अच्छा, छोटे को बड़ा करने के लिए क्या बोला था? मल्टीप्लाई और ऐड। यार या तो जोड़ दो तो छोटी छोटी चीज़ बड़ी हो जाएगी, या मल्टीप्लाई कर दो। अब बड़े को छोटा करना है तो डिवाइड करो, या तो डिवाइड को हम लोग कहते हैं स्टेप। क्या कहते हैं? तो स्टेप वाइज सब्सट्रैक्ट, घटा देना। इसमें एक ही मेथड से काम चल जाता है, कोई दूसरे मेथड की जरूरत नहीं है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी लाना है, बड़े को छोटा करना है, डिवाइड को कहते हैं स्टेप वाइज, और घटा देना सब्सट्रैक्शन या माइनस कर देना। अब वो स्टेप वाइज के क्या माने होते हैं? जैसे मैंने कहा ना, क्रॉस का मतलब डायगोनल होता है, स्टेप वाइज का क्या मतलब होता है? अच्छा, इसमें दो केसेस बनेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वाला भी हो सकता था, डिक्रीजिंग वाला भी हो सकता था। चलो मैं इंक्रीजिंग वाला पहले लेकर बताता हूं जो हमारे पास आया। मैं जानबूझकर वही डाटा ले रहा हूं ताकि इससे क्या फ्रीक्वेंसी हम कन्वर्ट करें तो वही आवे। तो हमारे पास इस बार मान लो 5 है, मान लो 12 है, 18 है, 28 है, 48 है, 53 है। मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है। अब आप इस नंबर को देखिए तो आपको ये नंबर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो आप इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कह देंगे। और डिटेल में कहेंगे तो कहेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर से ही आपने पहचाना कि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। किस में कन्वर्ट करना है? फ्रीक्वेंसी में। किस में कन्वर्ट करना है? अब सुनो, जो सही तरीका होता है वो तो यही है। अगर आपको कॉम्युलेटिव चाहिए तो खाली फ्रीक्वेंसी में मैंने कहा जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, ऊपर नीचे सब जोड़ते चले जाओ। इसी को शॉर्ट में बोला क्रॉस, लेकिन रियल बात तो था जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ घटाना है। क्या करना है? अब दिमाग लगाएंगे, आप दिमाग लगाएंगे, घटाने में दिमाग लगाएंगे कि सर 5 में से अगर हम 12 घटाया, सोच रहे हैं अगर हम 5 में से 12 घटाया तब तो माइनस में आवेगा, और माइनस होल नंबर नहीं होता है। जब होल नंबर नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी भी, तो क्या हमें जहां पर लिखना है मैं वहीं से शुरुआत करता था। मुझे अगर इस बॉक्स में लिखना होता था तो 5 ऊपर के सारे नंबर को जोड़ता था, और ये तो करता था।
जिस बॉक्स में लिखना है उसी बॉक्स के सामने से शुरुआत करते थे। तो इसका मतलब अगर इस बॉक्स में लिखना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, मतलब ये पहले आएगा, शुरुआत का मतलब पहले। अब इसमें से या तो 12 घटा या ऊपर वाली चीज घटा दे। 12 घटाने पे माइनस आ रहा है, ऊपर 0 है, 0 घटाने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये सिस्टम हमें पता चल गया कि हमें यहां से ऊपर घटाना है। ये सिस्टम शुरू में पता चलेगा, घटाना, यही हुआ स्टेप बाय स्टेप, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे को स्टेप कहते हैं, ये बीच में डिवाइड है, यही स्टेप होता है P/Q। ये एक पायदान नीचे एक पायदान ऊपर। अब ऊपर से नीचे आवे, नीचे से ऊपर जा, दिस इज अ स्टेप, यही है स्टेप, एक कदम नीचे एक कदम ऊपर, ये डिवाइड है, डिवाइड ही स्टेप है। तो हम या तो इससे इसको घटा दें या इससे इसको घटा दें। जोड़ने में कोई टेंशन नहीं, इसमें ये जोड़ या इसमें ऐड में दिक्कत नहीं था, घटाने में दिक्कत था। तो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही बताया कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये माइनस में तो आ ही नहीं सकता। तो आप इस तरह से घटाएंगे कि प्लस में आवे। तो आपको समझ में आ गया, 5 से 0 घटाकर लिखा, तो यहां पर 12 से 5 घटाकर लिखेंगे, यही हुआ स्टेप वाइज सब्सट्रैक्शन। 12 में से 5 घटा के लिख दो। यहां लिखना है तो 18 में से 12 घटाओ, यहां लिखना है 28 में से 18 घटाओ। जिस स्टेप पर लिखना है उस स्टेप पर आ जाओ, ऊपर वाले को घटा दो, 48 में से 28, यहां 53 में से 48, अगेन सेम रिजल्ट। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर आप फ्रीक्वेंसी चाहते हैं तो घटा दीजिए स्टेप वाइज। अच्छा, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो आप लेकर आ रहे हो वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला लेकर आ रहे हो। तो आप जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर वाले को हटा रहे हो, चूंकि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। इंक्रीजिंग का मतलब यही, नीचे बड़ा ऊपर। अगर मैं अगला सवाल मनाऊं ऐसे ही अलग से कि मेरे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग वाला दिया हुआ था, मान लो आप जैसे 100, 90, 88, 85, 80, 20 ऐसे ही मान लेते हैं। क्या ये डिक्रीजिंग में दिया हुआ है? भाई है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग वाला दिया है क्या? मुझे कॉम्युलेटिव को बनाना है। फ्रीक्वेंसी में अब सुनेंगे, यहां पे लिखना है, हाँ सामने आए, क्या हुआ? ऊपर घटावेंगे 0 तब भी 100 और नीचे घटावेंगे 90 तब भी ऊपर से नीचे। डिक्रीजिंग में क्या होगा? ऊपर से हमेशा नीचे घटेगा। अच्छा, ये कैसे पता चला? भाई पहले में तो डाउट था, यहां पर तो पहले में क्लियर था कि यहां ऊपर ही घटाना है, क्योंकि नीचे घटाने पर माइनस में आ रहा था। अब यहां पर दिक्कत ये कि सर 100 में से 0 घटाइएगा तब भी 100 लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा 100, ठीक है, और 100 में से 90 घटा कर लिखिएगा आप। मान लो मुझे पता नहीं चला, शुरू में डाउटफुल था, कोई बात नहीं, हम यहां अभी रहने देते हैं, पहली बार सीख रहे हैं इसलिए रहने देंगे। हम ही वाले बॉक्स में आ जा, ई बॉक्स के आगे, तो भाई यहां लिखना है तो शुरुआत। अब 90 से ऊपर है 100, अगर ई वाला पैटर्न चलेंगे, नीचे से ऊपर वाले को घटा रहे होंगे तो माइनस, और अगर नीचे घटा रहे होंगे तो समझ में आ गया कि ऊपर वाला तरीका जो है नीचे घटाना है। तो 100 में से 90 गया, यहां पर 90 में से 88 गया, यहां पर 88 में से 85 गया, यहां पर 85 में से 80 गया, यहां पर 80 में से 20 गया, यहां पर 20 में से 0 गया। अब ते वापस सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़, सबसे हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यानी वो बात 100% साबित होनी है कि सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल N है और सारे फ्रीक्वेंसियों का सम है। चाहे फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग में हो चाहे इंक्रीजिंग में हो।
क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो स्टेप बाय स्टेप घटाना है भाई, सीधी सी बात है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगावेंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी है, तो बड़ी में से छोटी घटाना है, मतलब नीचे से ऊपर घटाना है। यहाँ घटाने का पैटर्न ये होगा, यहाँ घटाने का पैटर्न जब डिक्रीजिंग है तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू है, तो घटाने का पैटर्न होगा बड़ी में से छोटा, ये घटेगा, ये घटेगा। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान। अरे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना है। आखिरी काम मैं करने जा रहा हूं। वैसे तो कोर्स में इतनी ही बातें, मगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना सीख गए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़े से छोटा करना है, घटाना है। इंक्रीजिंग में है तो नीचे से ऊपर घटाते चले जाओ, डिक्रीजिंग में है तो ऊपर से, दोनों सूरत में यू विल गेट फ्रीक्वेंसी। ठीक। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो उससे आपको क्या निकालना है? कॉम्युलेटिव। मैं क्या पूछने वाला हूं वो सुनो, दो बातें। नंबर 1, पहले आसान वाली बात, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ। ये क्या पूछ दिया सर आप? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग में दिया है तो तुम डिक्रीजिंग निकालो, ये बात हम बोलना चाह रहे हैं। और अगर हम डिक्रीजिंग में दिया है तो तुम इंक्रीजिंग निकालो। इसी दिन के लिए तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 हिस्सों में बांटा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करें। खाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कह देते तो खत्म मामला, कोई दिक्कत है ना, फिर तो यही तक था मामला। बट हम एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को दूसरे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर इंक्रीजिंग में हम दे रहे हैं तो डिक्रीजिंग में आपको निकालना है, डिक्रीजिंग में हम देते हैं तो आपको इंक्रीजिंग में निकालना है। और जब ये सीख जाएंगे तो मुझे आप एक चीज सिखाइएगा। बोलिए ना, क्या सिखाइएगा? कि सर जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदल रहे हैं तो पहले वाले मेथड से तो आपने खाली इंक्रीजिंग सिखाया। मान लीजिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और हमसे बोल रहा डिक्रीजिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 प्रकार का होता है तो फ्रीक्वेंसी से इंक्रीजिंग क्यों निकालें, डिक्रीजिंग क्यों ना निकालें? हम फ्रीक्वेंसी से डिक्रीजिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं। मैंने क्यों बोला आपको सिखाने को? अरे ढक्कनो, हमको इंक्रीजिंग आवे है तो सिर्फ आप मुझे सर ये बता दीजिए कि इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग में कैसे करें हैं। जो पहला पार्ट बोला था कि एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को दूसरे में कैसे करते हैं, खाली ये बताइए ना सर, हम तो खुद से कर लेंगे। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी से हमको इंक्रीजिंग आता है और आपने ये सिखा दिया कि एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, दूसरा कैसे निकालेंगे, तो हम यहां से वहां पहुंच जाएंगे। पहले फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वाला निकालेंगे, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग वाला, वो तो आप बताइए रहे हैं। अगला पार्ट यही तो है कि एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा, दूसरा कैसे निकालेंगे। या आता है तेरे लोग को जो हमसे 10th पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं पूरे साल वाले। हाँ, अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वाला है, डिक्रीजिंग कैसे निकालिएगा? चलिए एक एग्जाम्पल से बात को समझाना चाहते हैं, समझा दें। हमारा आखिरी पॉइंट यही है, क्योंकि अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब हम किसी भी डाटा को किसी भी डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि होल नंबर में 2 ही बातें थी, फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 बातें थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वाला भी, डिक्रीजिंग वाला भी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग से भी फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग से भी फ्रीक्वेंसी। तो मैं अभी सीखना चाह रहा हूं कि लेट अस एज्यूम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसा दिया है, और हम कन्वर्ट इसको किस में करना चाहते हैं,
देखते हैं। क्या ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? क्या ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? इंक्रीजिंग वाला दिया हुआ है, मुझे डिक्रीजिंग वाला चाहिए। एक कम अकल लोग, जिसको हम लोग कहते हैं अपने बिहार में का गोबर गणेश, डकलोल, सर इसी को बदल देंगे सर, ये ऐसे है सर, ऐसा कर देंगे सर, 50 ऊपर 2 नीचे हो ही गवा। हाँ कहा अब इंक्रीजिंग है, उलट दिया। अब बनाइए ना चार्ट को सर, यहाँ डालिए 50, यहाँ डालिए 42, 35, उलट दीजिए, हो गया खत्म। इंक्रीजिंग बिकम डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बिकम इंक्रीजिंग। गलत तरीका है। अगर कोई इस तरह का दिमाग लगा रहा है तो ना लगाए, मैं पहले ही मना कर रहा हूँ। टेबल को आप घुमा फिरा नहीं सकते, लट्टू ना है कि नचा दिया। कैलकुलेशन है, निकालेंगे। अगर आपके जहन में ज़रा बराबर भी ये दिमाग आ रहा है कि सर उलट दीजिए ना इसको, डिक्रीजिंग में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। मैं पहले ही रोक दे रहा हूँ, टाइम की बर्बादी है, जहन का फितूर है, कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे? पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बेटा, हम देख रहे थे निकाल रही थी। इनकी बात को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में बात करेंगे इनसे। इनका कहना है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया है सर, स्टेप बाय सब्सट्रैक्शन, चाहे इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में हो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना अब आसान हमारे लिए। हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं कर रही है तो। इंक्रीजिंग है ना, अरे इंक्रीजिंग में दिया था ना, नीचे से ऊपर घटेगा रे। चलो घटा के लिख दें, घटा के लिख दें, घटा के लिख दें। क्या करेंगे? 2 में से 0, 3 में से 2, 5 में से 3, 10 में से 5, 20 में से 10, 35 में से 20, 42 माइनस 35, 50 माइनस 42। फिर इन सबको जोड़कर देख लेना, 50 आवेगा। सारी फ्रीक्वेंसियों का सम हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एकदम 100% बात सही है। आगे बउआ, एक काम हम कर लिया, ये काम तुमरे कहे के हिसाब से किया है। हमारे पास टेबल में हमने ये डाटा दिया था, तुम खाली मेरे इशारा दिए कि फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए सर, हम निकाल लिया। हमरे तो पता था, हम ही पढ़ाया था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? पक्का सोच ले। मुझे तो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया था। अच्छा तो गलत बोले थे, स्लिप ऑफ द टंग। हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सबसे हम अभी कुछ ना बोल रहे हैं भाई, गलत हुआ तो झूठा चिटे बोले उसका, हमारा कुछ ना। हम अभी बस उसकी बात मानकर सीख रहे हैं, बाद में बात करेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ रे, सबसे बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे दिखाई दे रहा है 50। ते बोले सबसे ऊपर, तो यहाँ या टेबल के बाहर? टेबल में लिखेंगे, सही बात है, मचान पे थोड़ा रखेंगे भाई। टेबल के बाहर तो 0 है, टेबल के बाहर तो 0 है भाई, सीधी सी बात है। टेबल के बाहर तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया, रियलिटी तो ये है कि टेबल के अंदर रखेंगे, टेबल के बाहर ऊपर नीचे सब 0। चल बेटा आगे बोल, किसको माइनस करेंगे? हैं? 50 में से 2 माइनस करेंगे। चल तेरी बात मान के लिख दिया। अब मेरे समझ में कुछ आ ना रहा है। अब हम 2 में तो वैसे ही कंफ्यूज है कि 50 में से फ्रीक्वेंसी वाला 2 माइनस किए हैं कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला 2 माइनस किए हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया। बहरहाल अगले पे पता चलेगा ना, मेरे अगले पे पता चलेगा फ्रीक्वेंसी 1 है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है। तो मैं 2 पे कुछ नहीं था, बस मान के लिख दिया। हाँ अब यहाँ क्या करें? चल ठीक है। अच्छा तो फ्रीक्वेंसी माइनस करना चाहते हैं, 48 में से 1 माइनस करेंगे। चल पैटर्न तो मेरे सिखा दिए हैं, अब हम बात करते हैं। 47 में से 2 गया,
45 में से 5 गया, 40 में से 10 गया, 30 में से 15 गया, 15 में से 7 गया, क्या ये जो डाटा हमारे पास आया है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? अरे है ना। दूसरी बात, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, यही पैटर्न है, यही तरीक़ा है कि आप पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी इसीलिए निकाला है कि सबसे हाईएस्ट को ऊपर ले जाकर फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर कर के लिखिए, माइनस कर कर के लिखिए। जिस तरह से मैंने पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी को क्रॉस एडिंग कर कर के लिखते थे, वैसे ही अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको तो ये, इसमें से इसको तो ये। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी इसीलिए लाए हैं कि हम हाईएस्ट में से फ्रीक्वेंसी को माइनस कर कर के लिखेंगे, तब डिक्रीजिंग आएगा। तो पैटर्न समझ लीजिए, अगर आपके पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग में दिया हुआ है तो आप उससे फ्रीक्वेंसी निकालिए और सबसे बड़े को सबसे ऊपर ले जाइए और उसके बाद फ्रीक्वेंसी माइनस कीजिए, फ्रीक्वेंसी माइनस कीजिए। अब आप देखिए क्या इसको एग्जैक्टली उलटने पर ऐसा आता है? नहीं भाई, पहला नंबर तो 50 था, दूसरा 42, दूसरा 48, यहाँ 35, यहाँ 47, सब अलग अलग आ रहा है। तो वो ठीक उलटने वाली बात गलत थी। अरे ठीक उलटने वाली बात, अरे बोलना भाई, हाँ ना बोलना भाई, कोई दिक्कत। अब सुनिए डायरेक्ट का तरीका, इतना टाइम बर्बाद अब नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो पूरा पैटर्न था, प्रिंसिपल था कि सर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग करना है तो आप क्या लेकर आइए? फ्रीक्वेंसी लेकर आइए, और फ्रीक्वेंसी के लिए भी स्टेप बाय स्टेप घटावे कीजिएगा। उसके बाद फिर से सबसे हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से एक एक करके घटाइए और लिखते। इतना कर लिए हो, टाइम बचावेला। मान लो ये हम ना निकाला, हमने बोला थोड़े था, हमने तो बोला था भैया इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। तो बस एक बात ज़हन में रखना कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो इंक्रीजिंग में कहाँ है और डिक्रीजिंग में सबसे ऊपर कर दीजिए। बस कर दिए, अरे कर दिए। अब इसको फिक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यानी वो जो कैपिटल एन है हाईएस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या समीशन एफ, उसको फिक्स्ड मानने का मतलब ये है कि हम उसी में से घटावेंगे। 50 माइनस 2, 50 माइनस 3, 50 माइनस 5, 50 माइनस 10, 50 माइनस 20, 50 माइनस, समझ में आ रहा है? बस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा देखकर 50 में से 2 घटा के लिखे लगे। पहले बॉक्स में तो 50 लग दिया, उसके बाद 2 घटा के, फिर 3 घटा के, उसी 50 में से, इसीलिए 50 को फिक्स बोला है। यानी स्टार्टिंग हाईएस्ट वैल्यू होगा भाई, इससे अब सबको घटा, यानी एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से सारे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटावेंगे। तो सबसे बड़े में से छोटा छोटा घटेगा, सबसे बड़े में से 2, सबसे बड़े में से 3, सबसे बड़े में से 5, 10, 20, 35 और लास्ट में 50 में से। अब समझ कॉन्सेप्ट रे ढकलोल साहब। 50 में से 50 बक्सा से बाहर, डब्बा के बाहर 0, 50 माइनस 50 0। ऐसे थोड़े, ऐसे रट्टाफिकेशन था कि भैया टेबल के ऊपर भी 0 नीचे भी 0। काहे 0, कैसे 0? सर ऐसे 0 जिस पैटर्न से आप आ रहे हैं उसी पैटर्न से चलेंगे ना तो हमें 0 दिखाई देगा। बस समझ में आया ना आया? अरे बोलो भाई। तो अब मैं यहीं पर सोच रहा हूं, दिमाग लगा के जरा, ऐसे ही जल्दी से प्रैक्टिस करेला। हमने हालांकि ये हमने फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी सिखाया था, लेकिन मेरे पास कौन था? इंक्रीजिंग था। मैं यहीं पे डिक्रीजिंग सीखना चाह रहा हूं, क्या बोलूंगा? सबसे हाईएस्ट कौन रहे? डिक्रीजिंग वाला निकालना चाह रहा हूं। देख इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग निकाला, कितना आसान हो गया। अब 53 में से 5 गया,
47 में से 12 गया, 35 में से 18 गया। नहीं यार, हमें तो 53 में से घटाना है। तो वही ना बोल रहे हैं बेवकूफ़, और क्या बोल रहे हैं? हम भी तो वही बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? रुक जा, 53 सबसे पहले हो गया, 53 में से 5 घटा दिया, कितना आया? अब 53 में से क्या घटावेंगे? कितना आ गया? अरे बोले कितना आ गया? 38। 53 में से 12, 42, 41, 53 में से 12। अभी जो हम काम कर रहे थे वो इसी का उल्टा आ रहा था। खैर, 53 में से 5 घटाया, 53 में से 12 घटाया, 53 में से 18 घटाया, कितना आ गया? 35। अच्छा, 53 में से 28 घटाया, कितना आ गया? 25। और 53 में से 48 घटाया, कितना आ गया? अरे बोलना भाई। आखिरी काम का है वो सुनना है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से मैथ का टर्न मंडे को। आपके लिए बस इतना दिमाग लगाना है, अगर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो तो हम इंक्रीजिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी तक तो खाली इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग सिखाया कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के लिए बस पहला वाला उठावे हैं, उसको ऊपर रख दें, उसका घटाना शुरू कर दें, और इसी फिक्स वैल्यू में से, इसी 53 में से, फिक्स वैल्यू में से 53 से सारी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी घटाते चले जाते हैं। बट लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास कि मान लीजिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग में दिया हुआ था, तो उससे इंक्रीजिंग में कैसे लावेंगे, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग कैसे लावेंगे, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगावेंगे। तो ये पूरा फ्रीक्वेंसी का पार्ट ख़त्म। उसके बाद क्लास इंटरवल में लेस देन मोर देन आएंगे, उसके बाद सीधा सीधा फार्मूला है। इज इट ओके? ठीक।